नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा रैपिड रिवीजन इन नर्सिंग का डे 20। आज हम इसमें करने वाले हैं 6 टॉपिक, यानी कि 60 पॉइंट। हर एक सब्जेक्ट से 10 पॉइंट हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि हमें ऐसी वीडियो और बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, तो आपका रिस्पॉन्स मुझे सही लगा और आप बहुत सारे लोगों ने यस में दिया। तो अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं इस सीरीज को। और लेकिन इस सीरीज को शुरू करें उससे पहले हम रैपिड रिवीजन इन नर्सिंग को चेंज करके सीधी बात नो बकवास नाम देने वाले हैं। सीधी बात नो बकवास, ताकि बहुत सारे मतलब कि हमें यहाँ पर अपना टाइम ख़राब नहीं करना है, पॉइंट टू पॉइंट हमें पढ़ाई करनी है। तो आने वाली वीडियोज़ के लिए हम यही नेम रखने वाले हैं, सीधी बात न बकवास। तो आप इस नाम से आगे वाले चैनल में मतलब इस चैनल में आने वाली वीडियो इस नाम से देख सकते हैं। तो ज़रूर देखना इस आगे आने वाली सीरीज की वीडियो को। तो चलो शुरू करते हैं। हेयर आर 60 यूनिक, यानी कि कोशिश की गई है कि वो रिपीट नहीं हो। हमने जो पिछले वीडियोज़ बनाई है उसमें 60 पॉइंट जो इस वीडियो में है वो रिपीट ना हुआ हो, ये इसका पूरा ख्याल रखा गया है। फिर भी अगर रिपीट हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो ये वीडियो हमने ख़राब है। हमें हमारी पढ़ाई से मतलब है, चाहे रिवीजन से मतलब है, चाहे दोबारा आ जाए कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें हमने हाईली डिटेल्ड वन लाइनर किए हैं नोट सेट के प्रिपरेशन के लिए। और जितने भी पॉइंट हमने फिर में दिए हैं एक्स्ट्रा क्लिनिकल और एग्जाम फोकस डिटेल्स इसमें हमने डाली है। एंड इज स्ट्रिक्टली नॉट कॉपीड और रिपीटेड फ्रॉम द प्रोवाइडेड पीडीएफ, यानी कि जो पीछे पीडीएफ में मतलब पिछली वाली जो वीडियोज आई हैं अब तक की, उसमें जो पीडीएफ थी मतलब उस पीडीएफ में जितने भी पॉइंट्स थे मैंने कोशिश की कि वो कॉपी नहीं किए हैं। इसमें एकदम फ्रेश नए 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 पॉइंट आपको मतलब अलग उन सब पॉइंट से अलग देखने को मिल सकते हैं। तो इसी प्रकार नए नए फ्रेश कंटेंट इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। आपकी पढ़ाई एकदम सुटेबल होगी, मस्त होगी। एंड ई सब्जेक्ट वाइज सेट्स इंक्लूड ब्रॉडर कंटेस्ट, यानी कि हर वीडियो में आपको बढ़िया ब्रॉडर यानी कि ज़्यादा डिटेल देखने को मिल सकती है, पैथोफिजियोलॉजी से रिलेटेड, एग्जाम प्रैक्टिस से रिलेटेड। और मतलब आपका रिवीजन एकदम बहुत बढ़िया तरीके से हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। चैनल का नाम है नर्सिंग वर्स और इसमें गैप नहीं है। अगर किसी को सजेस्ट करते हैं कि नर्सिंग वर्स नाम का चैनल है, तो नर्सिंग वर्स के बीच में कोई गैप नहीं है। यहाँ कोई गैप नहीं है, कंटिन्यू में है नर्सिंग वर्स। एंड दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर लर्न नर्सिंग। ओके, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग नर्सिंग का पहला है एसेप्टिक टेक्निक प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ पैथोजन ड्यूरिंग पेशेंट केयर प्रोसीजर, यानी कि एसेप्टिक टेक्निक से एसेप्टिक टेक्निक से ही हम प्रिवेंट कर सकते हैं मतलब कोई भी पैथोजन हमारे शरीर में आए या नहीं आए, यानी कि पेशेंट के कोई भी प्रोसीजर हो रहे हैं तो हमें एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना है। नेक्स्ट है द नर्सिंग प्रोसेस इज साइक्लिक, यानी कि जो नर्सिंग प्रोसेस है वो साइक्लिक है, यानी कि असेसमेंट, ADPI, एड पाई। ये असेसमेंट बाद डायग्नोसिस होता है, फिर उसकी प्लानिंग की जाती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन होता है, फिर इवेल्युएशन होता है, फिर अगर कोई आउटकम नहीं मिलता है उसका तो फिर रीअसेसमेंट होता है। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है पेशेंट एडवोकेसी इन्वॉल्व स्टैंडिंग अप फॉर पेशेंट राइट्स एंड इन्फॉर्म्ड चॉइस, यानी कि पेशेंट की एडवोकेसी किसको कहते हैं कि हमें पेशेंट के साथ खड़ा रहना है, उसके राइट्स के लिए हमें बोलना है। और कोई भी चीज़ अगर पेशेंट चाहता है, इन्फॉर्म चॉइस उसकी कोई चीज़ है, तो उसको हमें कंफर्म इन्फॉर्म करना है उसकी क्या क्या चॉइस हो सकती हैं। नेक्स्ट है इन्फॉर्म कंसेंट प्रोटेक्ट लीगल राइट एंड इंश्योर अंडरस्टैंडिंग बिफोर प्रोसीजर, यानी कि प्रोसीजर से पहले उस जो प्रोसीजर हो रहा है उसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करना होता है। इन्फॉर्म कंसेंट में के अंदर ही हमें उसे कंप्लीट प्रोसीजर बताना होता है और उसके लीगल राइट्स हमें पेशेंट्स को बताने होते हैं। नेक्स्ट है प्रायोरिटाइज केयर यूज मास्लो हियरार्की टू असेस अर्जेंट नीड फर्स्ट, यानी कि जो मास्लो हियरार्की का जो रूल है कि सबसे पहले जो अर्जेंट है, सबसे पहले जैसे सबसे अर्जेंट होती है ऑक्सीजन, यानी कि ABC, तो सबसे पहले ABC आएगा, एयरवे, ब्रीथ और सर्कुलेशन, ये सबसे पहले आएंगे। तो प्रायोरिटी में सबसे पहले एयरवे को रखा जाता है। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट इज इन नर्सिंग इन्वॉल्व शेड्यूलिंग टास्क टू एनहांस पेशेंट सेफ्टी, यानी कि टाइम मैनेजमेंट के द्वारा नर्सिंग में शेड्यूल जो टास्क शेड्यूल किए जाते हैं उस पेशेंट की सेफ्टी को एनहांस किया जाता है टाइम मैनेजमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी एक्यूरेट, टाइमली एंड रिफ्लेक्ट ऑल केयर प्रोवाइडेड, यानी कि कोई भी केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, टाइम टू टाइम होनी चाहिए। एंड वो जितनी भी हमने जो काम किया है वो दिखना भी चाहिए और उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेशेंट्स कैन रिड्यूस एंजाइटी एंड इम्प्रूव आउटकम, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि हमें जो बातचीत करनी है, एक हमारा कम्युनिकेशन होता है, कोई भी चीज़ हमें कोई भी मैसेज अगर उसे पहुंचाना है तो वो इफेक्टिव होना चाहिए। पेशेंट कैन रिड्यूस एंजाइटी, ताकि पेशेंट की जो एंजाइटी है वो रिड्यूस हो सके, कम हो सके और एक अच्छा आउटकम यानी कि जो आउटकम है वो इम्प्रूव हो सके, जो हम डिजायरेबल आउटकम है वो हम प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट डेलीगेशन इन नर्सिंग इज बेस्ड ऑन स्किल कॉम्पिटेंसी ऑफ स्टाफ असाइन,
यानी कि कोई स्टाफ के अंदर मतलब जो पेशेंट है, कौन सा पेशेंट किस स्टाफ को देना है, मतलब स्टाफ असाइन किया गया है वो स्टाफ की स्किल कॉम्पिटेंसी पर बेस्ड होना चाहिए। यानी कि ऐसे ही नहीं कि किसी भी स्टाफ को कोई भी पेशेंट पकड़ा दिया हो, अगर कोई स्टाफ किसी चीज़ में बेस्ट है तो उसे उसी के लेवल का एक पेशेंट मिलना चाहिए। नेक्स्ट है हैंड हाइजीन इंटरप्ट्स ट्रांसमिशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। यानी कि जो हैंड हाइजीन है वो इंटरप्ट करती है किसके ट्रांसमिशन, यानी कि पैथोजेंस के हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन में इंटरप्ट करेगी हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन के द्वारा ही हम इन्फेक्शन से दूर रह सकते हैं। सबसे बेस्ट टेक्निक होती है इन्फेक्शन से दूर रहने की हैंड हाइजीन। प्रॉपर हैंड हाइजीन होनी जो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में फर्स्ट है हेल्थ इंडिकेटर लाइक IMR एंड MMR हेल्प असेस नेशनल हेल्थ स्टेटस। यानी कि जो IMR है और MMR है, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, किसमें असेस करती है, नेशनल हेल्थ स्टेटस में असेस करने में मदद करते हैं ये दोनों, IMR और MMR। नेक्स्ट है द रोल ऑफ आशा वर्कर इज क्रूशियल फॉर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ इन रूरल एरिया। यानी कि जो आशा का जो रोल है किसमें, रूरल इंडिया में, यानी कि जो गाँव में मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए जो आशा वर्कर्स होते हैं उनका जो रोल है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है। प्रॉपर उनका मतलब जो डाटा होता है कलेक्ट करना है, उसको प्रोवाइड करवाना होता है। डाटा एंट्री बहुत जरूरी है, इसलिए उसका जो आशा का रोल है वो बहुत क्रूशियल है। नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजी स्टडी पैटर्न एंड कॉज ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन। यानी कि एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, एपिडेमियोलॉजी की स्टडी का पैटर्न, मतलब स्टडी किस पे करते हैं, क्या पैटर्न है उसकी, क्या कोज है डिजीज के पॉपुलेशन के अंदर, इस चीज़ को एपिडेमियोलॉजी के द्वारा ही हम देख सकते हैं। डॉट्स इज द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर ट्यूबरकुलोसिस मैनेजमेंट इन इंडिया। यानी कि जो ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, उसको कंट्रोल करने के लिए डॉट्स डॉट्स ही एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो इंडिया में मैनेजमेंट करता है टीबी का। सेफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन ग्रेटली रिड्यूस इन्फेक्टेड डिजीज इंसिडेंट। यानी कि अगर साफ पानी की सप्लाई हो रही है मतलब लोगों को, और अच्छा सैनिटेशन है, तो इन्फेक्शन डिजीज इंसिडेंट बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग डिक्रीज अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी एंड इम्प्रूव हेल्थ। यानी कि जो फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग की जाती है उससे डिक्रीज होंगे क्या, अनइंटेंडेड यानी कि अनचाही प्रेगनेंसी डिक्रीज होंगी और लोगों की हेल्थ इंप्रूव होगी। इसलिए फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल वेरी बाई डिजीज प्रिवेलेंस एंड रीजन। यानी कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो डिजीज प्रिवेलेंस एंड रीजन, यानी कि जगह पर जो उसका शेड्यूल है वो वेरी करता है, यानी कि अलग अलग हो सकता है, मतलब जगह टू जगह और डिजीज टू डिजीज जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है वो वेरी करेंगे। यानी कि कहीं फ्रिक्वेंटली हो सकते हैं, कहीं मतलब कि लेट भी हो सकता, मतलब थोड़े गैप टाइम, मतलब कि जो शेड्यूल है उसमें गैप हो सकता है, और कहीं में फ्रीक्वेंटली भी होते हैं, और वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, डिजीज की प्रिवेलेंस पर और उसके रीजन पर। नेक्स्ट है होम विजिट बाय नर्स आइडेंटिफाई हाई रिस्क ग्रुप फॉर इंटरवेंशन। यानी कि होम विजिट के द्वारा नर्स आइडेंटिफाई करती है हाई रिस्क ग्रुप फॉर इंटरवेंशन, यानी कि कहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिकल केयर देने की बहुत जरूरत है, वो होम विजिट के द्वारा ही नर्स पता लगा सकती है। प्राइमरी हेल्थ केयर एम्फेसाइज एक्सेसिबिलिटी अफोर्डेबिलिटी एंड प्रिवेंशन। यानी कि जो प्राइमरी हेल्थ होती है वो एम्फेसाइज करती है क्या, एक्सेसिबिलिटी को, अफोर्डेबिलिटी एंड प्रिवेंशन। यानी कि प्राइमरी हेल्थ बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टेलर्ड टू कम्युनिटी लिटरेसी लेवल। यानी कि जो हेल्थ एजुकेशन है वो मोस्ट इफेक्टिव व्हेन टेलर्ड टू कम्युनिटी लिटरेसी लेवल। यानी कि जो कम्युनिटी का लिटरेसी लेवल है अगर उसको अच्छे से किया जाता है वो हेल्थ एजुकेशन बहुत इफेक्टिव हो सकती है। नेक्स्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सपोर्टिंग ऑल बॉडीली फंक्शन। यानी कि जो सेल होती है वो हमारे जीवन की यानी कि सबसे बेसिक यूनिट होती है, और जितने भी बॉडी में हमारे फंक्शन होते हैं उनको सपोर्ट करने में बेसिक यूनिट सेल का बहुत बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस मेंटेन द स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर हेल्थ। यानी कि जो होम्योस्टेसिस होता है वो मेंटेन करता है एक्सटर्नल यानी कि स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट, जो हमारे शरीर का अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है जो कि हमारी हेल्थ के लिए नेसेसरी है, उसको मेंटेन करना होता है होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट है स्केलेटल सिस्टम कॉन्ट्रेक्शन कॉन्ट्रेक्शन रिक्वायर कैल्शियम ATP एंड नर्वस स्टिमुलेशन। यानी कि स्केलेटल मसल के कॉन्ट्रेक्शन के लिए क्या क्या चीज रिक्वायर है, यानी कि कैल्शियम आयन का बहुत जरूरी होता है, ATP या ATP यानी कि जो एनर्जी होती है, और थर्ड है नर्वस स्टिमुलेशन। यानी कि ये तीनों अगर सही से होंगे हमारे मतलब कि शरीर में तो अभी मसल स्केलेटल मसल कॉन्ट्रेक्शन हो पाएगा। नेक्स्ट है किडनी रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस बाय एक्सक्रीटिंग हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट। यानी कि जो किडनी होती है वो एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करती है, कैसे, एक्सक्रीटिंग यानी कि बाहर निकालकर हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट, यानी बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन को बाहर निकाल गए, यानी कि हाइड्रोजन आयन से बनता है एसिडिक, बाइकार्बोनेट से एल्कलाइन, इसलिए इन दोनों को बाहर करके हमारी किडनी रेगुलेट करती रहती है ABG को। ब्लड सर्कुलेट ड्यू टू कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर। यानी कि जो
ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है, यानी कि जो कॉन्ट्रेक्शन है हार्ट चैम्बर्स के, उसके कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रेक्शन से होता है ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर के अंदर। द नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट विया वाया न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड इलेक्ट्रिक इम्पल्स, यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा, वो कैसे कैसे कम्युनिकेट करता है, यानी कि कैसे उसमें कंडक्शन होता है, तो मेन होते हैं न्यूरो एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इनकी वजह से नर्वस सिस्टम में कम्युनिकेशन होते हैं। नेक्स्ट है लिम्फेटिक सिस्टम रिटर्न एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड स्ट्रीम एंड प्रिवेंट एडिमा। तो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो एडिमा को प्रिवेंट करता है, कैसे करता है कि वो जो एक्सेसिव फ्लूइड होता है, टिश्यू टिश्यू फ्लूइड होता है, उसको वापस ब्लड स्ट्रीम यानी कि ब्लड में, ब्लड वेसल्स में, हार्ट में, इनमें पहुंचा देता है लिम्फेटिक सिस्टम। इस प्रकार वो एडिमा होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है एल्विलाई आर द साइट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज इन लंग्स, यानी कि जो एल्विलाई होती है लंग्स के अंदर, सबसे छोटी बेसिक यूनिट ऑफ लंग की, तो वो है एल्विलाई, और वहीं पर क्या होता है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज, यानी कि जो गैस एक्सचेंज होती है, यानी कि हम जो ऑक्सीजन हम लेते हैं और जो हम CO2 निकालते हैं, वहाँ जितनी भी उसकी जो रिएक्शंस होंगी वो एल्विलाई के अंदर होती हैं। द लीवर मेटाबोलाइज ड्रग्स एंड टॉक्सिन बिफोर एलिमिनेशन, यानी कि जो भी ड्रग या टॉक्सिन्स हम शरीर में लेते हैं या कोई भी दवाई लेते हैं, तो वो मेटाबोलाइज होती है, मतलब बाहर निकलने से पहले, यानी कि उसका यूज करना होता है तो लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है, तब उसको बाहर निकालता है, एलिमिनेट करता है, इसको ड्रग्स को और टॉक्सिन्स को। नेक्स्ट नेक्स्ट है हार्मोन रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ग्रोथ मेटाबॉलिज्म और रिप्रोडक्शन, यानी कि जो हार्मोन होते हैं वो रेगुलेट करते हैं किसको, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को, नेक्स्ट ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को और रिप्रोडक्शन को हार्मोन के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के पॉइंट्स। MOD इज द सिमुलेट साइमल्टेनियस फेलियर ऑफ मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम यूजुअली सीन इन सेप्सिस, यानी कि सेप्सिस के अंदर, सेप्सिस जब होता है तो उसके अंदर मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम फेलियर साइमल्टेनियसली देखा जाता है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड इन्फेक्शन हेमरेज एंड थ्रोम्बो एम्बोलाइजम, यानी कि किसी भी पेशेंट की जैसे OT हुई है तो OT के बाद में ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत नॉर्मल होते हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है उसको, यानी कि उसको ब्लीडिंग हो सकती है, जहाँ से उसका ऑपरेशन हुआ है वहाँ पर मान लो कि ब्लीडिंग रुकी नहीं है, हेमोस्टेसिस नहीं हुआ है, तो हेमरेज हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड वहाँ से निकल जाएगा, और थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, यानी कि ब्लड का थक्का दम जाएगा और वो कहीं किसी ऐसी जगह पहुंच सकता है जहाँ से आपकी मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मतलब हो सकती है, जैसे कि मान लो अगर पल्मोनरी एडिमा हो गया, अगर जो थ्रोम्बस है वो अगर लंग्स में पहुंच गया तो पल्मोनरी एडिम पल्मोनरी थ्रोम्बस वो हो जाएगा, अगर आपके हार्ट में पहुंच गया तब आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये कंडीशंस आपको हो सकती हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस में आती हैं। अर्ली मोबिलाइजेशन आफ्टर सर्जरी प्रिवेंट DVT एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, यानी कि अगर आप सर्जरी के तुरंत बाद अगर आप मतलब अर्ली मोबिलाइजेशन यानी कि चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप किससे बच सकते हैं, DVT एंड रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, जो थ्रोम्बस हमारे लंग्स में पहुंचता है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो हम उससे बच सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लूइड मैनेजमेंट रिक्वायर मॉनिटरिंग इनटेक आउटपुट एंड आइडेंटिफाई इम्बैलेंस, यानी कि जो फ्लूइड मैनेजमेंट होता है वो मॉनिटरिंग करनी होती है इनटेक आउटपुट की, और आइडेंटिफाई करना था इम्बैलेंस, यदि ज़्यादा इनटेक है कम आउटपुट है, तो ये चीज़ सब मॉनिटरिंग करनी होती है फ्लूइड मैनेजमेंट के अंदर। पेन असेसमेंट यूटिलाइज स्केल सच एज VAS और न्यूमेरिक रेटिंग फॉर ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि हम पेन असेसमेंट हम वैसे कर नहीं सकते हैं, जैसे कि थर्मोमीटर से हमने रीडिंग ले ली तो टेम्परेचर आ जाता है, BP से हमने लिया तो पल्स ब्लड प्रेशर हम चेक कर सकते हैं, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट से, लेकिन पेन को असेस करने के लिए हमें कुछ ना कुछ बना के रख, मतलब कि हमने कुछ स्केल्स बना रखे हैं, और उनको ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट मतलब कि पेशेंट से पूछ कर ही हम उसमें मतलब कि ले सकते हैं कि आपका पेन 0 से 10 के बीच में कितना है। नेक्स्ट है प्रेशर अल्सर आर स्टेज्ड बाय डेप्थ एंड टिश्यू इन्वॉल्वमेंट फॉर ट्रीटमेंट प्लानिंग, जो प्रेशर अल्सर होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, उसकी डेप्थ कि कौन से स्टेज का आपका मतलब कि कितने आपको इंजरी हो रही है, और टिश्यू का कौन कौन से टिश्यू आपके इन्वॉल्वमेंट हो गए, अगर आपको उसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग करनी है तो मतलब कि कितना मतलब कि आपका जो टिश्यू है वो कितने मतलब खराब हो गए हैं प्रेशर अल्सर की वजह से। इसी चेंजेस हेल्प लोकलाइज मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ST एलिवेशन इज ए क्लासिकल फाइंडिंग, यानी कि ECG के अंदर चेंज हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि कौन सा मायोकार्डियल इंफार्क्शन यानी कि कौन सा MI आया है, कहाँ पर MI आया है। मेनली ST एलिवेशन इज द क्लासिक, यानी कि जो ST एलिवेशन होता है वो क्लासिक फाइंडिंग होती है ECG के चेंज में। डायबिटीज मेलाइटस पैथोलॉजी इज लिंक्ड टू इंसुलिन रेजिडेंसी और डेफिशिएंसी, यानी कि जो डायबिटीज मेलाइटस होता है, यानी कि डायबिटीज होती है वो मेनली दो चीज़ पर काम करती है, यानी कि इंसुलिन रेजिडेंसी और डेफिशिएंसी, यानी कि या तो इंसुलिन है नहीं, बना हुआ नहीं है, या फिर उसके मतलब कि वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, डायबिटीज में ही होता है। नेक्स्ट है ARDS इन क्रिटिकल केयर नीड्स वेंटिलेटर सपोर्ट एंड अंडरलाइंग कॉज मैनेजमेंट, यानी कि ARDS जो ARDS होता है अपर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, वो क्रिटिकल केयर
की जरूरत पड़ सकती है, उसमें वेंटिलेटर की सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। और उसके अंडरलाइन कोज यानी कि उसके वजह से जो जो कोज हुए हैं उनके मैनेजमेंट के लिए वेंटिलेटर सपोर्ट मतलब हमें लेनी पड़ सकती है। ARDS सेप्सिस बंडल इन क्रिटिकल केयर इंप्रूव मोर्टेलिटी थ्रू अर्ली इंटरवेंशन। जो सेप्सिस का बंडल्स यानी कि जो इन्फेक्शंस होते हैं वो क्रिटिकल केयर के इम्प्रूवमेंट के लिए मोर्टेलिटी थ्रू अर्ली यानी कि अर्ली इंटरवेंशन, अगर जल्दी इलाज स्टार्ट कर दिया है तो मोर्टेलिटी यानी कि आपकी उसकी डेथ को हम बचा सकते हैं, उस पेशेंट की क्रिटिकल केयर इंप्रूवमेंट उसकी हो सकती है। नेक्स्ट पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग में अपकार स्कोर एट 1 and 5 मिनट गाइड न्यूबॉर्न रिससिटेशन एफर्ट। यानी कि अपकार स्कोर 2 बार किया जाता है, एक तो पहले मिनट में किया जाता है, फर्स्ट मिनट में, एक 50 मिनट में किया जाता है, पहले में और 5वें में, और उसके द्वारा ही हम पता लगा सकते हैं कि उसको रिससिटेशन की एफर्ट की कितनी जरूरत है। अपकार स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे न्यूबॉर्न बेबी के लिए। नेक्स्ट है न्यूनेटल जॉन्डिस वारंट अर्ली रिकॉग्निशन टू प्रिवेंट कनेक्ट। यानी कि जो नियोनेटल का छोटे बच्चों में जो जॉन्डिस होता है, पीलिया होता है, उसका अर्ली रिकॉग्निशन यदि जल्दी पता चल जाता है तो वो प्रिवेंट कर सकता है कनेक्ट। यानी कि जो हीमोग्लोबिन मतलब कि जो जॉन्डिस होता है वो अगर ब्रेन तक भी पहुंच गया, उसको रोकने के लिए अर्ली रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ग्रोथ चार्ट डिटेक्ट डेविएशंस इन फिजिकल डेवलपमेंट फॉर अर्ली इंटरवेंशन। यानी कि ग्रोथ चार्ट में अगर कोई डिटेक्शन डिटेक्शन डेविएशन यानी कि कुछ भी मतलब कि जो ग्रोथ चार्ट में कुछ भी चेंजेस हैं तो बच्चे के फिजिकल डेवलपमेंट में मतलब कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उसके अर्ली इंटरवेंशन के लिए बहुत जरूरी होता है। यानी कि हम उससे पता चला सकते हैं कि ग्रोथ चार्ट देखकर कि बच्चा सही से ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ इज स्टैंडर्ड फॉर ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। यानी कि 6 महीने तक बच्चे को माँ के द्वारा जो मिल्क ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड किया जाता है उसी को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि बच्चे को माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहलाती है। और उसी के अंदर सब जितने भी बच्चे को जितने भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है न्यूट्रिएंट वो सब उसके अंदर होते हैं। तो 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है बच्चे को। नेक्स्ट है कंजेनिटल हार्ट डिजीज ऑफन प्रेजेंट विद साइनोसिस एंड फेलियर टू थ्राइव। यानी कि जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज होती है यानी कि जो बच्चा पैदा होता है उसके अंदर कोई हार्ट डिजीज है, कंजेनिटल है तो कंजेनिटल हार्ट डिजीज कहते हैं। और इसमें जो मेनली प्रेजेंट रहता है, पहला तो साइनोसिस प्रेजेंट रहेगा, दूसरा फेलियर टू थ्राइव। नेक्स्ट है वैक्सीन इंप्रूव चाइल्ड सर्वाइवल बाई रिड्यूसिंग प्रिवेंटेबल डिजीज बर्डन। यानी कि वैक्सीन क्या वो इंप्रूव करती हैं बच्चों के सर्वाइवल को, कैसे इंप्रूव करती हैं, जो प्रिवेंटेबल डिजीज बर्डन होता है उसको रिड्यूस करके। तो वैक्सीन हर बच्चे को सारी की सारी वैक्सीन लगनी चाहिए। गवर्नमेंट जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो चार्ट प्रोवाइड किया गया है वैक्सीन का, तो वो अपने नज़दीकी किसी भी आंगनवाड़ी में या फिर हॉस्पिटल में जाके अपनी वैक्सीन लगवानी चाहिए छोटे बच्चों को। कोई भी वैक्सीन मिस नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेवलपमेंटल डिले डिटेक्शन इनेबल अर्ली रेफरल एंड थेरेपी। जो डेवलपमेंटल डिले है वो डिटेक्ट करते हैं मतलब कि डिटेक्शन इनेबल करता है अर्ली रेफरल एंड थेरेपी। यानी कि मान लो कि डेवलपमेंट में डिले हो रहा है बच्चे के, तो उसको अगर पता चल गया है, जल्दी पता चला लगने से हम उसकी हम उसको रेफरल और थेरेपी यानी कि जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट डायरिया इंक्लूड प्रॉम्प्ट रिहाइड्रेशन वाया ORS। यानी कि जो एक्यूट डायरिया का मैनेजमेंट है वो इसमें क्या क्या होता है, प्रॉम्प्ट रिहाइड्रेशन बाय ORS यानी कि उसको ORS दिया जाता है ताकि उसको जल्दी से रिहाइड्रेट किया जाए। पीडियाट्रिक IV साइट डिफर फ्रॉम एडल्ट स्कैल्प पेन में बी यूज्ड इन इन्फेंट। यानी कि जो पीडियाट्रिक IV साइट होती है यानी कि बच्चों में दवा देने के लिए जो IV साइट्स का यूज करते हैं वो एडल्ट से अलग होती हैं। और जो स्कैल्प वेन होती हैं जो सर के ऊपर जो वेन दिखाई देती है उसको यूज कर सकते हैं बच्चों में। तो अगर कोई बच्चा बीमार है और डॉक्टर उसको स्कैल्प में यानी कि सर में अगर वेन में अगर कोई IV सेट लगा देता है, IV कैनुला लगा देता है, तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, वो नॉर्मल होता है। स्कूल हेल्थ नर्स मॉनिटर न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एनीमिया प्रिवेंशन। यानी कि जो स्कूल हेल्थ नर्स होती है वो मॉनिटर करती है किसको, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ एनीमिया यानी कि एनीमिया प्रिवेंशन के लिए न्यूट्रिशनल स्टेटस मॉनिटर करती है स्कूल हेल्थ। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। तो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन इंक्लूड एम्पैथिक एक्टिव लिसनिंग एंड नॉन जजमेंट। यानी कि जो थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन होता है उसमें क्या क्या होता है, एम्पैथी होती है, एक्टिव लिसनिंग होती है एंड नॉन जजमेंट। यानी कि हमें जजमेंट अपना जजमेंट तो देना ही नहीं है पेशेंट को, तभी जो कम्युनिकेशन है वो कुछ उसका निष्कर्ष निकल पाएगा। नेक्स्ट सुसाइड रिस्क असेसमेंट इंक्लूड इवेल्युएशन इंटेंट प्लान एंड मीन्स। जो सुसाइड रिस्क होती है उसका असेसमेंट में क्या क्या होता है, इवेल्युएटिंग इंटेंट होगा यानी कि वो क्यों सुसाइड करने वाला है, वो प्लान भी उसका प्लान भी हो सकते हैं, उसका मतलब भी हो सकता है। नेक्स्ट है हेलुसिनेशंस आर परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस मैनेजमेंट इन्वॉल्व एंटीसाइकोटिक थेरेपी। यानी कि जो हेलुसिनेशंस होते हैं उसका परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस हो जाता है। यानी कि उसको मान लो कुछ नहीं भी कोई चीज़ वहाँ प्रेजेंट भी नहीं है फिर भी उसको लगता है कि यहाँ है, तो इसका मतलब कि उसका परसेप्शन में इतना डिस्टर्बेंस हो गया है। और इसके मैनेजमेंट के लिए
एंटीसाइकोटिक थेरेपी स्टार्ट की जाती है। नेक्स्ट, डिप्रेशन इज डायग्नोस्ड बाय एटलीस्ट 2 वीक्स ऑफ परसिस्टेंट सैडनेस, यानी कि जो डिप्रेशन होता है वो कैसे पता लगाते हैं कि अगर कम से भी कम 2 वीक तक अगर उसको सैडनेस है, लगातार सैड है वो, तो उसको डिप्रेशन प्रेजेंट है, यानी कि उसको डायग्नोस कर दिया जाएगा कि वो डिप्रेशन में है। नेक्स्ट है, ईसीटी इज इंडिकेटेड फॉर सेवरल डिप्रेशन अनरेस्पॉन्सिव टू मेडिकेशन, यानी कि जो ईसीटी जब कब इंडिकेट की जाती है, यानी कि अगर कोई किसी भी व्यक्ति को सीवियर डिप्रेशन हो रहा है और उसको मेडिकेशन भी काम नहीं कर रही है, तब ईसीटी की जाएगी। नेक्स्ट है, साइको एजुकेशनल इम्प्रूव मेडिकेशन कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लियंस इन सिजोफ्रेनिया। जो साइको एजुकेशन है जो है वो, मैंने कि किसी भी पेशेंट को समझाना, एजुकेट करना, वो क्या करेगा, इम्प्रूव करता है किसको, मेडिकेशन कॉम्प्लियंस इन सिजोफ्रेनिया, यानी कि सिजोफ्रेनिया के पेशेंट को अगर आप अच्छे से साइको एजुकेशन दोगे, यानी कि उसको अच्छे से समझाओगे, तो उसकी मेडिकेशन कॉम्प्लियंस इंप्रूव होंगी। नेक्स्ट, एंजाइटी डिसऑर्डर क्लासिफाइड बाई एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल वरी लास्टिंग मंथ, यानी कि जो एंजाइटी होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, वो क्लासिफाइड किए गए हैं यहाँ कैसे कि एक्सेसिवली वो मतलब कि वरी करेगा, अनकंट्रोलेबल, उसके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, वो सोचता है तो कोई बात सोचता ही रहेगा, और ये ऐसी कंडीशन बहुत लंबे टाइम से हो अगर किसी को हो रही है, तो इसका मतलब है कि इसको एंजाइटी डिसऑर्डर्स हैं। नेक्स्ट है, कोपिंग स्टडी इंक्लूड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज एंड सपोर्ट सिस्टम। तो कोपिंग स्टडी होती हैं उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, रिलैक्सेशन होता है, एक्सरसाइज होती हैं, एंड सपोर्ट सिस्टम उसमें इंक्लूड रहता है। नेक्स्ट, मेनिया प्रेजेंट एट एलिवेटेड मूड, इंक्रीज्ड एनर्जी एंड रिस्की बिहेवियर। जो मेनिया होता है वो क्या प्रेजेंट करता है, एलिवेटेड मूड, यानी कि वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, इंक्रीज एनर्जी, यानी कि वो बिल्कुल बिना था इसको थकान ही नहीं होगी, और वो उछलता कूदता एकदम इधर उधर भागता दौड़ता कुछ भी करता रहेगा, कुछ भी बोलता रहेगा उसका, तो ये उसका। और रिस्की बिहेवियर, यानी कि वो रिस्की बिहेवियर भी उसका हो सकता है, वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है और खुद को भी नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट है, ओसीडी का ट्रीटमेंट में क्या क्या कंबाइन होता है, बिहेवियर थेरेपी एंड एसएसआरआई फॉर बेस्ट आउटकम, यानी कि जो बिहेवियरल थेरेपी होती है और साथ में जो मेडिकेशन होती है उसी के साथ में ही बेस्ट आउटकम आ सकते हैं। तो इस प्रकार आज 6 सब्जेक्ट्स के 10 पॉइंट्स आज हमने कवर किए हैं। अगर इस तरह की वीडियो आपको पसंद आई, ये वाली वीडियो अगर आपको पसंद आई, तो हम आगे भी ऐसी वीडियो लाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेपरेट सिंगल सब्जेक्ट की ही पॉइंट्स लाऊं, तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और कमेंट में अपने सुझाव दे सकते हैं। आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। थैंक यू।